कर चले हम फिदा और पर्वत प्रदेश में पावस का रिवीजन है। रिवीजन का वीडियो है जिसमें मैं उनकी समरी और साथ में उनके प्रश्न उत्तर दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको कराती हूँ इसमें कर चले हम फिदा का रिवीजन। तो उसकी समरी के लिए मैं 2-4 लाइन पढ़ लेती हूँ ताकि आपको रिकॉलिंग हो जाए कि हमारी कविता क्या थी। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का न हमने झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिल्म हकीकत का ये गीत है जो हमारी पाठ्यपुस्तक में कविता की तरह से दिया गया है, जिसमें एक वो सिपाही जो देश के ऊपर कुर्बान हो गया है, देश पर बलिदान हो गया है, अपने साथियों से ये उम्मीद करता है कि जिस तरह से वो देश के लिए बलिदान हो रहा है, देश पर निछावर हो रहा है, वो जगह खाली ना होने पाए। दूसरे साथी आकर उस पर फौरन उस जगह पर आ जाए और दुश्मन को धूल चटा दे। वो कहता है अपने साथियों से कि जो ये कुर्बानियों की राह है ये अधूरी नहीं रहनी चाहिए, इसको मिटना नहीं चाहिए। मरते मरते उसके अंदर वो हिम्मत, वो साहस रहा कि उसने दुश्मनों को हरा डाला, दुश्मनों को बिल्कुल अपने देश से निकाल दिया, खदेड़ दिया। कहता है हमारा सिर कट गया तो कोई बात नहीं, हमने सिर हिमालय का झुकने न दिया। हिमालय के सिर झुकने से तात्पर्य यह है कि हिमालय के क्षेत्र में रहने वाले यानी कि हम भारतवासियों का सिर उसने न झुकने दिया और वो अब अपने देश को अपने दूसरे साथियों के हवाले करना चाहता है। वो कहता है कि हम जीते तो बहुत बहुत दिनों तक हैं, बहुत सालों तक हम जीते हैं, लेकिन मरने का अवसर, देश पर निछावर होने का अवसर किसी किसी के जीवन में कभी कभी ही आया करता है। इसलिए वो देश को अब तुम्हारे हवाले करता है, क्योंकि देश की धरती दुल्हन के समान सजी हुई है। अर्थात देश पर दूसरे लोगों की नजरें हैं, दूसरे लोगों की आंखें लगी हुई हैं और उनकी नजरों से अपने देश को बचा कर रखना है। वो बहुत खुश है, वो सोचता है कि जो जीवन है वो मौत के साथ गले मिल रहा है और देश की रक्षा के लिए सभी को सर पर कफन बांधकर तैयार रहना चाहिए। अर्थात देश के बारे में सोचते हुए अपने जीवन का लालच नहीं करना चाहिए। उसका कहना है कि जो देश के ऊपर हाथ बढ़ाए, देश पे कुछ कहे, उसके हाथ को तोड़ देना चाहिए। वो कहता है कि जो कुर्बानियों की राह है कभी भी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए, कभी भी सूनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक जाए उसकी जगह दूसरा फौरन आ जाए। अपने खून से हमें लकीर खींचनी चाहिए ताकि कोई रावण रूपी दुश्मन हमारे देश की ओर आंख उठाकर भी ना देख सके। तो हमारा जो ये कवि है वो सैनिक के रूप में कहता है कि हम ही राम हैं और हम ही लक्ष्मण हैं, यानी कि हमें अपने देश की रक्षा स्वयं करनी है। तो ये हो गया इस कविता का सारांश। मैंने प्रीवियसली आपको 2 वीडियो दिए हैं इसके, जिसमें MCQ, क्वेश्चन आंसर और व्याख्या सब मैं आपको बता चुकी हूं। अब मैं आपको इसी वीडियो में इसके मुख्य प्रश्न भी बताने जा रही हूं, इसका लिखित रूप भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न जो इंपॉर्टेंट हमें लगता है, वतन को अपने साथियों के हवाले करने वाले कौन लोग हैं? इसका उत्तर है वतन को अपने साथियों के हवाले करने वाले देशभक्त सैनिक हैं, जिन्हें अब आभास हो गया है कि वो अब बहुत दिन जीवित रहने वाले नहीं हैं। उन्हें अपने देश पर अपने प्राणों को निछावर करना ही पड़ेगा। जीवन में मरने के अवसर रोज रोज क्यों नहीं आते? ये प्रश्न नंबर 2 है। जीवन तो एक न एक दिन समाप्त होना ही है। अपने देश पर स्वाभिमान की रक्षा करते हुए मरने के अवसर बार बार नहीं आते। किसी न किसी भाग्यशाली के भाग्य में ही ऐसा क्षण, ऐसा दिन आया करता है। प्रश्न नंबर 3, सैनिक सिर पर कफन क्यों बांध रहा है? सैनिक अपने सिर पर कफन इसलिए बांध रहा है क्योंकि वो देश पर बलिदान होने के लिए, देश पर निछावर होने के लिए मन से तैयार है, फोर्स से नहीं। कहते हैं विजय की जीत का उत्सव मनाने के लिए बलिदान की तो आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो ये हो गए इस आपकी कविता के मुख्य प्रश्न उत्तर।
अब वीडियो के इस भाग में मैं आपको पर्वत प्रदेश में पावस का सारांश और उसके भी मुख्य प्रश्न बताती हूँ। तो देखिए, पहले मैं आपको पर्वत प्रदेश में पावस कविता के मुख्य प्रश्न बताती हूँ और बाद में उसका सार बताऊंगी। प्रश्न नंबर 1 है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वत के किन किन रूपों का चित्रण हुआ है। इस कविता में मेखलाकार पर्वत का अपने ताल में स्थित तालाब में झांककर अपना प्रतिबिंब देखना, झरनों का बहना, पेड़ों का ऊंचा होना, घने बादलों के कारण पर्वतों का लुप्त हो जाना, शाल के वृक्षों का वर्षा के डर से धरती में समा जाना आदि रूपों का चित्रण हुआ है। इसी में प्रश्न नंबर 2, रव शेष रह गए हैं निर्झर का आशय स्पष्ट कीजिए। तो सुनिए ध्यान से, घनी वर्षा के कारण जो झरने हैं वो दिखलाई नहीं पड़ते, लेकिन उनका शोर जरूर सुनाई देता है। तो आशय इस प्रकार है कि केवल उनकी ध्वनि ही अब शेष रह गई है। घनी वर्षा के कारण है टूट पड़ा भू पर अंबर का क्या अर्थ है। उत्तर इसका इस प्रकार से है कि इस पंक्ति का भाव है कि बादल ही ऐसा लगता है जैसे धरती पर आ गए हैं, क्योंकि धरती का दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया है। और कवि को तो ऐसा लगता है जैसे आकाश ही धरती पर टूट पड़ा हो। तो ये इसके कुछ मुख्य प्रश्न हो गए और अब हम इसका सारांश देखते हैं। देखिए, मैं पढ़ती हूँ पंक्तियां, फिर इसका सार बताऊंगी आपको। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार। नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। कवि कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो वर्षा ऋतु है वो हर पल अपना रूप बदलती रहती है, तो जिससे पहाड़ों का जो रूप है वो हर पल बदलता है। पर्वत जो है वो पर्वत के जो ढाल है, यानी कि पर्वत का जो बीच का हिस्सा है वो करधनी की तरह सुशोभित होता है और पहाड़ों पर यहां वहां जो फूल खिल जाते हैं, कवि को ऐसा लगता है जैसे वो फूल, हजारों फूल अपनी आंखें फाड़कर पर्वत को निहारते हो। पहाड़ के नीचे के हिस्सों में जो फैला हुआ जल है उसका आकार इतना विशाल है कि उसमें जब किरणें पड़ती हैं सूरज की, तब वो लगता है जैसे कोई दर्पण हो। अगली पंक्तियां हैं, गिरी का गौरव गाकर, झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। कहते हैं जब वर्षा का मौसम होता है तो पहाड़ों पर स्वतः ही जगह जगह झरने फूट जाते हैं, और झरने जब फूटते हैं तब उनकी जो पानी है वो मोतियों के समान चमकीला दिखाई देता है। कहीं कहीं झरनों के शोर में कवि को ऐसा लगता है जैसे वो पहाड़ों के प्रशंसा के गीत गा रहे हों, और कभी इतना उनकी आवाज तेज होती है कि उनका शोर दूर से दिखाई देता है, शोर दूर से सुनाई देने लगता है। गिरिवर के उड़ से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। पहाड़ों की गहराइयों से जो पेड़ उगे हैं वो ऊंचे और ऊंचे होते जाते हैं, तब कवि को लगता है कि जैसे वो अनिमेष अटल यानी कि एक टक किसी चीज को निहार रहे हों, और दूर से देखने में वो ऐसे लगते हैं कि वो पेड़ ना होकर जैसे कोई पेंटिंग हो। दूर से देखने में वो पेड़ों के दृश्य के से गायब हो जाते हैं। कवि को लगता है जैसे कहीं कोई चीज आसमान में टांक दी गई हो, लगा दी गई हो। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर, रव शेष गए हैं निर्झर है टूट पड़ा भू पर अंबर। धंस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलध्यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। फिर एकदम से जो बादल हैं जो विशालकाय होते हैं वो बड़े से पक्षी के समान उड़ने को पंख फड़फड़ाते हैं और एकदम गायब हो जाते हैं, केवल झरनों का भी शोर रह जाता है। बादल इस प्रकार से बरसते हैं कि लगता है कि सारा जो पानी है वो धरती पर ही गिर जाएगा। इतना पानी बरसता है कि शाल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो हैं वो जैसे जमीन में धंस जाते हैं। तालाब के ऊपर बादल उड़ते हैं, तब कवि को लगता है जैसे
तालाब पर जब बादल उड़ते हैं तब कवि को लगता है जैसे तालाब में आग लग गई है और चारों तरफ धुआं उठ रहा हो। या ये कल्पना और भी कर सकते हैं कि तेज वर्षा के कारण जब धुंध सी छा जाती है तब कवि को लगता है जैसे धुआं छा गया हो और सारे पेड़ जो कि पहाड़ों की तुलना करने के लिए, पहाड़ों की प्रतिस्पर्धा के लिए दिन रात ऊंचे और ऊंचे होते चले जाते हैं, वो पानी में जैसे डूब जाते हैं। तो कवि को लगता है जैसे इंद्र देवता बादल रूपी यान में बैठकर इंद्रजाल खेल रहा है। तो ये हो गया इस कविता का सारांश। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको 2 कविताएं कवर कर दी हैं, कर चले हम फिदा और पर्वत प्रदेश में पावस। ध्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद कीजिएगा। याद करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये प्रश्न उत्तर आपके जो पार्ट के हैं या बैक साइड के हैं वो भी एग्जाम में आएंगे।